हेलो एवरीबॉडी। आज का जो एजेंडा है वो है इंटरनल कंट्रोल्स। मैं आप लोगों को इंटरनल कंट्रोल समझाऊंगा थ्रू एन एग्जांपल अबाउट परचेस प्रोसेस। परचेस प्रोसेस में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उससे तुमको एक तो फ्लो चार्ट का डायग्राम जो बोर्ड पे दिख रहा है वो भी पूरा समझ में आ जाएगा कि परचेस प्रोसेस कैसा होता है, और साथ साथ तुम्हारा जो इंटरनल कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है दो प्रोसेसेस को समझना, एक है सेल्स और दूसरा है परचेस। तो सेल्स प्रोसेस का जो इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट है वो भी ऐसा ही कुछ है। वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, मैं उसका लिंक जो है ना वो इसी वीडियो के नीचे शेयर भी कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट ऑन परचेजेस, परचेस प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। तो ये पूरा अभी मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कस के बाद मार्किंग वार्किंग करूंगा, समझाऊंगा, और उसका जो नोट्स है वो भी मैं वेबसाइट पे डाल के उसका लिंक वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इससे तुम लोगों का दो दो प्रोसेस हो जाएगा, सेल्स प्रोसेस भी और परचेस प्रोसेस भी, दोनों में जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। एक बेसिक सी बात समझो, तुम किसी नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने जाके अगर बोलते हो रहा कि इंटरनल कंट्रोल, तो वो कुछ नहीं समझेगा। तुम क्लाइंट के सामने जाके चिल्लाओगे इंटरनल कंट्रोल, तो वो नहीं समझेगा। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इट्स अ फैंसी वर्ड। इट एक्चुअली मीन्स वेरी सिंपल, इट मीन्स सिस्टम एंड प्रोसीजर। क्या बोला मैंने? सिस्टम एंड प्रोसीजर, एकदम सिंपल। देखो, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इतना सारा काम होता है कि कोई एक व्यक्ति के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते कि वो हैंडल करेगा सब कुछ। इसके लिए क्या होता है कि वी हैव प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस। प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, ताकि कोई भी काम अपने आप ही स्मूथली होता चला जाए, ठीक है। जैसे टैक्स का एग्जांपल ले लो, हर महीने टैक्स के रिटर्न्स जमा करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ, टीडीएस हो गया, जीएसटी हो गया, ये वो कुछ ना कुछ। तो कंपनी के अंदर तो एक सिस्टम या प्रोसीजर बना हुआ होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली ये इंश्योर्ड हो कि टाइमली रिटर्न वगैरह जमा हो जाए, या जो भी पेमेंट्स करना है गवर्नमेंट को वो टाइमली हो जाए, वरना फिर फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी, ये सब कुछ आ जाएगा। तो एक प्रोसीजर, एक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने टैक्स का एग्जांपल दिया, वैसे ही परचेस प्रोसेस में भी तो एक प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉपर, तभी तो होगा। जैसे आप सोचो जरा, बड़ी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, उन लोगों का काम क्या है? दुनिया भर का रॉ मटेरियल या फिनिश गुड खरीदते हैं, फिर प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं उसको, या फिर ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो इनके लिए परचेज एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, बहुत सारा अमाउंट इनका परचेज में फ्लो होता है। समझ लो अगर सेल्स 100 रुपया है ना, तो परचेज कम से कम भी 50 रुपया होगा ही होगा। तो परचेज इज अ बिग एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अ स्मॉल एक्सपेंडिचर, इट्स अ बिग एक्सपेंडिचर। पॉज करने के बाद हाँ, कंटिन्यू करते हैं। साउंड चेक कर रहा था मैं एक बार, जस्ट इधर ध्यान से सुनना। तो परचेज इज अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कहीं ये एक्सपेंडिचर ज्यादा तो नहीं हो रहा, जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा, इसमें चोरी तो नहीं हो रहा है कि जो परचेज मैनेजर है वो वेंडर लोग या सप्लायर के साथ टाइप करके चोरी कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। वही प्रोसीजर ये रहा बोर्ड पे आपके सामने, फ्लो चार्ट, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। और जब अपने प्रोसीजर समझेंगे तुम खुद समझोगे कि इस प्रोसीजर के अंदर कितने सारे छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं, जिससे सब कुछ चेक होता रहता है कि सही चल रहा है कि नहीं। इसे ही हम कहते हैं, इन चेक पॉइंट्स को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब देखते हैं, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो आज की तारीख है 9 अगस्त, आज संडे है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट ऑन परचेजेस जो है वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो एक्सप्लेन करके डाल रहा हूँ। ओके, नाउ लिसन टू मी। अच्छा, एक छोटा सा चेंज आया है, सीएजी चेंज हो गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हो गए। चेंज मतलब क्या कि जो पुराने वाले थे उनका टर्म खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट ने नया अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो मैं सीएजी में ये जो नए सीएजी अपॉइंट हुए इसके ऊपर एक अलग से पूरा डिस्कशन करके डाल दूंगा, ताकि तुम्हारे नॉलेज में रहना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू दिस इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट। परचेस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ये समझ जाओ कि कंपनी के अंदर जो कंपनी परचेस कर रही है, जो बायर कंपनी है, जो हमारा क्लाइंट है, 4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से, हाँ। फैक्ट्री, फैक्ट्री अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री बोल लो, प्रोडक्शन बोल लो, तो वो एक डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? बगल में लिखा हुआ येलो कलर में, वेयर हाउस, वेयर हाउस बोल सकते हो, स्टोर्स बोल सकते हो, इन्वेंट्री बोल सकते हो। तीसरा, अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट। तीसरा क्या हुआ? अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट। और चौथा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो आएगा ही भाई, वो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज परचेज फ्री में थोड़ा होता है,
परचेज के लिए तो आपको सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट टर्म्स की बात करनी पड़ेगी कि कितने महीने में हमको पेमेंट करना नहीं करना, तो अकाउंट्स तो बीच में आएगा ही। तो ये आपके 4 डिपार्टमेंट्स आप देख लो, दिमाग में डाल लो। परचेज प्रोसेस के लिए कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के? सर 4 होते हैं, फैक्ट्री, वेयरहाउस, परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट, एंड देन लास्ट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स है छोटे छोटे, मैंने नंबरिंग कर करके एक एक स्टेप्स लिखा है, मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ओके सबसे पहले सपोज हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ये डायग्राम नोट जो मैं मार्क कर रहा हूं सब आई विल पुट ऑन वेबसाइट एंड आई विल गिव यू द लिंक आल्सो, तो प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम समझ गए ना तो डायग्राम तुम एग्जाम में बना के आओगे। सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंटरनल कंट्रोल समझाइए या इंटरनल कंट्रोल का फ्लो चार्ट बना के दिखाइए परचेज पे। सर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये आपको बनाने में 5 मिनट से बेसी नहीं लगना चाहिए। आप वहीं पे एग्जाम में जो आंसर स्क्रिप्ट है उसमें 5 मिनट के अंदर आप ये डायग्राम बना के आ जाना, और थोड़ा बहुत जो मैं लिखाऊंगा नोट्स वो लिख देना। फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स। डायग्राम विल नॉट टेक मच टाइम। ये सब डायग्राम सब मैं हाथ से क्लास में बना बना के पढ़ाता हूँ। ये तो पहले दफे या मतलब सेकंड टाइम हो रहा होगा जब मैं प्रिंट करके ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये बनाना बहुत आसान है, 5 मिनट्स में हो जाएगा। बस समझ लो एक बार चीज को, फंडा को समझ लो, सिंपल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मटेरियल की जरूरत कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है, क्योंकि आज सोचो कि फैक्ट्री में माल बनना है, बैच प्रोडक्शन होने जा रहा है, तो ये तो पहले से सारा शेड्यूल हो गया होगा कि आज सपोज संडे का दिन है, आज 9 अगस्त है, आज को बैच प्रोडक्शन करना था, तो इसके लिए रॉ मटेरियल जुगाड़ा हुआ होना चाहिए, वो वेयरहाउस से मंगवाया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हु डिमांड्स, देखो डिमांड से ही पुल होता है परचेस, डिमांड से ही पुल होता है परचेस। तो फैक्ट्री वाले बनाएंगे माल जिस दिन, उसी दिन तुमको मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, तो वो किससे मांगेंगे? वेयरहाउस से मांगेंगे। तो स्टेप नंबर 1 मैं अभी येलो हाईलाइट करूंगा, फिर बाद में उसको हटा दूंगा थोड़ा, नहीं तो डायग्राम बहुत क्लेंजी हो जाता है। हाँ, ये सबसे पहला स्टेप क्या है? एमआरएन। एमआरएन का बोले तो फुल फॉर्म मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? वेयरहाउस को एक एमआरएन देंगे और बोलेंगे कि हमको इतना किलो ये वाला रॉ मटेरियल आप गोडाउन से निकाल के फैक्ट्री में भेजो, क्योंकि हमको प्रोडक्शन करना है आज के दिन। तो स्टेप नंबर 1 इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मैं छोटा करके लिख देता हूं एकदम, तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए रहेगा। एमआरएन का फुल फॉर्म मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये सब तुम लोग कॉस्टिंग में सुनते भी होंगे। कॉस्टिंग में जो मटेरियल चैप्टर अपना नहीं आता क्या, कॉस्टिंग में एक मटेरियल चैप्टर होता है तो अपने पढ़ते हैं, उसमें ये सब नाम भी सुनते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्लियर है? ठीक है, ओके ना। तो फर्स्ट स्टेप है, फैक्ट्री ने वेयरहाउस को एक एमआरएन रेस किया कि भाई हमको माल चाहिए। अब वेयरहाउस के पास अगर वो माल पड़ा है तब तो वो भेज देगा फैक्ट्री के पास, वही बात खत्म, परचेस करने की नौबत आएगी नहीं। लेकिन अगर माल नहीं पड़ा है या माल बहुत कम है, ठीक है, वो रीऑर्डर लेवल रीच कर गया है, तब वेयरहाउस क्या करेगा? परचेस करने के लिए बोलेगा। अब मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं तुमको, कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर में तुम लोग को याद होगा ये सब तुम सुनते थे, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, ये सब का अपने कैलकुलेशन करते हैं ना, 2AO/C रूट ओवर। ठीक है, तो आप सोचो ये सारा जो मटेरियल का क्वांटिटी कंट्रोल करना है कौन करता है? वेयरहाउस डिपार्टमेंट। वेयरहाउस डिपार्टमेंट चेक करता है कि उनके बिन में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। अगर मान लो वो रीऑर्डर लेवल रीच कर गया, ROL रीऑर्डर लेवल रीच कर गया है, तब तो वो परचेस करना पड़ेगा ना, ताकि बाद में शॉर्टेज नहीं आ जाए अचानक से, क्योंकि माल आने में भी तो एक लीड टाइम का गैप होता है। तो जैसे ही एमआरएन आया वेयरहाउस के पास, वेयरहाउस सोचेगा कि हाँ भाई रीऑर्डर लेवल रीच कर गया, अपने को परचेस करने का है। तो परचेस की जिम्मेदारी वेयरहाउस के पास नहीं है, परचेस की जिम्मेदारी आपने एक सेपरेट परचेस डिपार्टमेंट को दे रखा है। परचेस की जिम्मेदारी वेयरहाउस को नहीं दिया, क्योंकि इसे चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, हेरा फेरी हो सकता है। जो वेयरहाउस का इंचार्ज एम्प्लॉय होगा वही परचेस भी करेगा, साठगांठ करेगा, माल निकलवा देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए परचेस डिपार्टमेंट हैज टू बी सेपरेट। तो अब जब वेयरहाउस को लगेगा कि रीऑर्डर लेवल रीच कर गया, परचेस करना चाहिए, तो वो परचेस रिक्विजिशन भेजेगा किसके पास? परचेस डिपार्टमेंट के पास। ये आपको दिख रहा है सेकंड स्टेप। PR का फुल फॉर्म परचेस रिक्विजिशन, मैं लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, परचेस रिक्विजिशन। ये रहा, यहां पे देखो लिख भी दिया है तुम्हारे रेफरेंस के लिए। एमआरएन क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, सब लिख दिया फुल फॉर्म। परचेज रिक्विजिशन में ही तो वो वेयरहाउस वाले बताएंगे ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, कितना क्वांटिटी माल खरीदना है, वो उसी में तो बताएंगे ना परचेज रिक्विजिशन में। अब परचेज डिपार्टमेंट के पास आ चुका है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सुनो यार, दो बातें हो सकती है, या तो कंपनी ने पहले से ही प्लान आउट कर रखा है कि ये, मतलब देखो एक कंपनी में एक रॉ मटेरियल नहीं होता,
एक कंपनी में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रॉ मटेरियल। आज एक गाड़ी बनती है अगर मारुति की, तो उसमें न जाने कितने मटेरियल पार्ट्स वगैरह लगते हैं। तो ये बात समझो कि देयर इज नो वन सिंगल रॉ मटेरियल, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। और हो सकता है कि कंपनी ने अपने हर एक मटेरियल के लिए एक एक सप्लायर फिक्स किया हुआ है कि भाई हमारा ये वाला माल इस सप्लायर से आएगा, वो वाला माल उस सप्लायर से आएगा। अगर ऐसा फिक्स किया हुआ है तब तो कोई लफड़ा नहीं है, जो माल का रिक्वेस्ट आया परचेज डिपार्टमेंट उसी के करस्पॉन्डिंग जो सप्लायर है उससे खरीद लेगा, सिंपल स्टोरी ओवर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने मटेरियल के लिए सप्लायर फिक्स नहीं कर रखा है। कंपनी हर बार अलग अलग सप्लायर से कांटेक्ट करके उनसे टेंडर या कोटेशन मंगवाती है कि कौन सबसे कम समय में बढ़िया क्वालिटी का कम दाम पर माल सप्लाई कर पाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 3, कोटेशन कॉलिंग। ये दिख रहा है आपको, कोटेशन कॉलिंग मतलब अपना जो ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये 3 सप्लायर के पास, मैं एक बार रेड कलर कर रहा हूं, बाद में हटा दूंगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अपना परचेज डिपार्टमेंट जो है वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए उसके जो 3 फेमस सप्लायर्स है उनको कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि आप लोग कोटेशन जमा करो कि आप इतना क्वांटिटी का माल किस भाव पे हमको दोगे, कब तक दे दोगे और क्वालिटी कैसी रहेगी। तो वो सारा डिटेल्स मंगवाएगा। डिटेल्स मंगाने के बाद चेक करेगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो मैंने सपोज अपने एग्जाम्पल में इनको ले लिया, सप्लायर 3। सपोज कोटेशन वगैरह पढ़ने के बाद बेस्ट जो निकल के आया वो सप्लायर 3 था। तो अब सप्लायर 3 डिसाइड हो गया, तो नाउ द परचेज डिपार्टमेंट विल इशू परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर 3। ये रहा स्टेप नंबर 4। अब परचेज ऑर्डर जाएगा। तो सप्लायर डिसाइड हो गया कि हाँ भाई सप्लायर 3 से अपने को माल लेने का, तो ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर 3 के पास क्या भेजेगा, बोलो परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कि अब आप हमको सप्लाई करो। परचेज ऑर्डर देने का मतलब होता है कि आपने सप्लायर के साथ रोका कर लिया एक तरह से कि हाँ अब आप मेरे को माल सप्लाई करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, टर्म्स एंड कंडीशन। मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनका जो मटेरियल होता है बहुत स्पेसिफिक टाइप का होता है, वो रेडीमेड टाइप का नहीं होता है। तो सप्लायर वगैरह को बनाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो सप्लायर लोग क्या करते हैं ना, एडवांस मांगते हैं। क्या मांगते हैं, एडवांस। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपके फोन किया तुरंत आपके माल पटक के आ गया, नहीं। सीओडी सिस्टम नहीं, डोमिनोज का पिज्जा नहीं है ये कि कैश ऑन डिलीवरी कर देगा, बहु ऐसा नहीं है ये, और अमेजॉन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे विल आस्क फॉर एडवांस, इट्स अ बिग परचेज ऑर्डर, दे विल आस्क फॉर एडवांस। अब नई चीज सुनो, कंपनी में जितने भी रिसिट्स एंड पेमेंट्स होते हैं कौन हैंडल करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही टैक्स देखता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही पूरा कैश बुक, बैंक मूवमेंट, रिसिट्स, पेमेंट हैंडल करता है। तो एडवांस पेमेंट जो करना है सप्लायर को, आपको क्या लगता है परचेज डिपार्टमेंट करेगा? नो, हु विल डू इट? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो नीचे आते हैं, ये रहा देखो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, ये रहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इट विल सेंड एडवांस पेमेंट ऑलमोस्ट लाइक 50-60% एडवांस वो सप्लायर 3 को भेज देगा। तो अब सप्लायर 3 को एडवांस मिल गया, अब वो माल डिलीवरी करना चालू करेंगे, या तो बनाकर या अरेंज करके माल डिलीवरी चालू करेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, माल डिलीवरी का। ये रहा, ठीक है। तो अब सप्लायर ने, ये देखो मैं शो कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। ये सप्लायर की तरफ से ट्रक निकला, ये रहा, और वो आपके यहां आ गया। ये देख लो, इधर गौर से देखो ऑरेंज कलर को। सप्लायर ने आपके यहाँ माल भेज दिया, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 पीस रही होगी उस मटेरियल के लिए, तो परचेज डिपार्टमेंट ने 10,000 पीस का ऑर्डर दिया था, तो अकॉर्डिंगली ट्रक में 10,000 पीस डालकर आपके यहाँ भेज दिया। अच्छा, माल कहाँ भेजा जाता है, माल परचेज डिपार्टमेंट में भेजा जाता है कि वेयर हाउस में भेजा जाएगा? वेयर हाउस में भेजा जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये माल आएगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट में। देखो इधर स्टेप नंबर 6 आपको दिख रहा है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है, गुड्स रिसीव्ड, दैट इज स्टेप नंबर 6, ठीक है, गुड्स रिसीव्ड। अब वेयरहाउस में जब माल रिसीव होता है, वेयरहाउस में जब माल रिसीव होता है, तो आपको क्या लगता है कि वेयरहाउस वाले बस वो 10,000 पीस बिना चेक किए ऐसे घुसा लेंगे कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेक करेंगे? दोनों चेक करेंगे, दे विल चेक क्वांटिटी एंड दे विल चेक क्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि बल्क ऑर्डर में ना कुछ डिफेक्टिव्स निकलते हैं, ये नेचुरल है। इतना ज्यादा जो क्वांटिटी माल आप खरीदते हो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आएगा, तो दे विल डू क्वालिटी इंस्पेक्शन, दैट इज द 7th स्टेप। ये रहा ग्रीन कलर, 7th स्टेप क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन।
अब क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद सपोज ये पता चला कि 10,000 पीस में से 200 पीस डिफेक्टिव है एंड 9,800 इज ओके। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मैं एक बार नोट्स दिख रहा हूं, देखो इधर। परचेज ऑर्डर कितने का था? परचेज ऑर्डर था 10,000 पीसेस का। ओके, अब 10,000 पीस में से डिफेक्टिव कितने निकले? सपोज 200 पीस। तो जो डिफेक्टिव निकले वो रिटर्न होंगे। तो रिटर्न जो होते हैं उसके लिए एक डेबिट नोट इशू किया जाएगा। सप्लायर को एक डेबिट नोट इशू करेंगे 200 पीस के लिए कि सर 200 पीस तो आप लोग का डिफेक्टिव निकला। तो सही पीस, साबुत पीस कितना निकला? 9,800। तो जो 9,800 पीस सही है वो हम लोग रिसीव कर लेंगे। उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसको बोला जाता है GRN, 9,800 पीस। GRN बोले तो फुल फॉर्म गुड्स रिसीव्ड नोट। तो 10,000 पीस का आपका परचेज ऑर्डर था। जब माल डिलीवरी हुआ वेयर हाउस पे तो 200 पीस डिफेक्टिव पाए गए, वो रिटर्न कर देंगे, उसके लिए डेबिट नोट देंगे। और 9,800 पीस जो सही है वो हम रिसीव कर लेंगे, उसके लिए हम GRN देंगे। करेक्ट है ना? तो ये देखो इधर स्टेप नंबर, ये दिख रहा है अभी पूरा डायग्राम। अब देखो स्टेप नंबर 8 बड़ा कर रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 8 हाईलाइट कर रहा हूं। परचेज रिटर्न, 200 पीस रिटर्न हो रहा है, उसके लिए डेबिट नोट भेजा जाएगा सप्लायर को और 9,800 पीस के लिए GRN भेजा जाएगा। ठीक है, तो इससे ये डिलीवरी तक का काम पूरा खत्म हो गया। सप्लायर के यहाँ से माल आ गया, आपने चेक कर लिया, जो एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट, जो रिजेक्ट करना था रिजेक्ट, वो हो गया। तो अब बचा क्या है? बचा सर दो चीज़ है, दो। एक तो ये सामान किसके लिए मंगवाया गया था? फैक्ट्री के लिए। तो वेयरहाउस को जब माल मिल गया तो फैक्ट्री को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ये देखो, वेयरहाउस को किसने डिमांड किया था सामान? फैक्ट्री ने। तो अभी माल आ गया ना 9,800 पीस ताजा, तो इशू करो 9th गुड्स ट्रांसफर्ड। तो फैक्ट्री को उसका सामान मिल गया। उधर सप्लायर बोलेगा कि हमारे को आप बैलेंस पेमेंट क्लियर कर दो, हमारा एडवांस तो दिया ही था आपने 50%, और जो भी बैलेंस बनता है काट कूट के वो आप क्लियर करो। तो ये जो रिकंसिलिएशन करके बैलेंस पेमेंट देना है, ये काम कौन करेगा? अकाउंट्स। ये देखो इधर, ये रहा 10th स्टेप, अकाउंट्स। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? रिकंसिलिएशन एंड पेमेंट। रिकंसिलिएशन मतलब ये 10,000 पीस में से वो सब मैच कराएगा। सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो सारा डॉक्यूमेंट चेक करता है। परचेज ऑर्डर कितने का था, डेबिट नोट कितने का था, GRN कितने का था, बचा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना, फिर उसमें से वो एडवांस लेस करेगा, लेस एडवांस, इसमें से वो एडवांस का अमाउंट लेस करेगा और बैलेंस पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, सप्लायर को बैलेंस पेमेंट दे देगा। नाउ दिस एंड्स योर प्रोसेस। ये देखो कितना जबरदस्त प्रोसेस, ये रहा तुम्हारे सामने आंख के दम, कितना जबरदस्त प्रोसेस, एकदम सही परचेज प्रोसेस। समझ में आ रहा कैसा होता है? नहीं होता है फुल। अरे ये डायग्राम बहुत इजी है, तुमको लग रहा होगा मतलब हेक्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। ये 50 बार मैं क्लास में ड्रॉ कर चुका हूं, एकदम सामने सामने। ठीक है, वो तो यूट्यूब में बनाना पड़ा तो टाइम सेव करने के लिए ड्रॉ कर दिया। ये तुम एग्जाम में आराम से 5 मिनट में ड्रॉ कर लोगे। थोड़ा सा व्हाइट पेपर पकड़ना घर में और ऐसे पकड़ के एकदम ड्रॉ कर लेना। यू टेक अ व्हाइट पेपर लाइक दिस और इसमें पूरा ऐसे करके पूरा ड्रॉ कर प्रैक्टिस करना, तुमको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है ना वही पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इट्स अ सिस्टम एंड प्रोसीजर, इट्स अ सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल बुकिश डेफिनेशन में नहीं जा रहे, वो तो मैं क्लास में करता हूं। अभी फिलहाल पर्पस है प्रोसेस और इंटरनल कंट्रोल समझाना। तो ये जो प्रोसेस हमने सीखा, समराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज प्रोसेस में हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व? सर 4 डिपार्टमेंट्स एज शोन। सेकेंड, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? एज पर माई डायग्राम देयर आर 10 स्टेप्स। ये रहा ना, ये देखो लास्ट स्टेप कितना है? 10 स्टेप्स। तो अब देखो सर, वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ परचेज, वो समझ गए हम लोग, फुल फॉर्म वगैरह भी सब देख लिया, डेटा समझ लिया। पर अब इसमें इंटरनल कंट्रोल क्या क्या है वो बताओ। तो मैं बता रहा हूं, ये प्रोसेस समझ गए। अब प्रोसेस में से तुम खुद सोचो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो एक चेक पॉइंट की तरह थी, जो ये इंश्योर करती है कि काम स्मूथ होगा और कोई चोरी चपाटा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा वो सब पॉइंट्स था? उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ो, दे आर इंटरनल कंट्रोल। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। फर्स्ट,
ये आपका वेयर हाउस है। आपके गोडाउन में, वेयर हाउस में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये सब को चेक कौन करते रहता है? वेयर हाउस। ये सर इतना चेक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सर वेयर हाउस में एक मटेरियल नहीं होता। तुम जब भी कभी ऑडिट पे जाओगे रियल लाइफ में, तुमको पता चलेगा गोडाउन के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रॉ मटेरियल। हर एक मटेरियल के लिए चेक करने रहना पड़ता है। नहीं तो सोचो प्रोडक्शन में जब माल जाएगा और आपके हाथ में मटेरियल ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? आज घर में भी कोई खाना बनता है, हम लोग के किचन में कोई खाना बनता है, तो सामग्री सारी घर में ग्रोसरी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे घर में ग्रोसरी का कोई सामान खत्म हो गया तो खाना कैसे बनेगा? तुम जस्ट इमेजिन करो, ठीक है? तो ये सारा मटेरियल, इतने सारे जो हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल एक कंपनी के गोडाउन में होते हैं, उसका पूरा टैबुलेशन करना, उसको मैनेज करना, डेटा मेंटेन करना, हु डज दैट? वेयर हाउस। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि जब भी फैक्ट्री को माल चाहिएगा तो अवेलेबल रहेगा हमारे पास। दैट्स द फर्स्ट वन। तो चलो राइट डाउन करते हैं इसको, यहीं पे राइट डाउन कर देते हैं। मैं यही वाला जो लिखूंगा ना, यही मैं पुट कर दूंगा तुम्हारे उसमें, क्या नाम है, वेबसाइट में, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, नंबर 1, वेयर हाउस मेंटेन्स complete inventory data, reorder level, economic order quantity to ensure availability of stock when needed। तो ये इंटरनल कंट्रोल है, क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि जब भी माल चाहिएगा फैक्ट्री में तो वो माल अवेलेबल रहेगा। माल मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा। तो ये हुआ पहला कंट्रोल। दूसरा इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, आप वेयर हाउस और परचेस को मिक्स क्यों नहीं कर देते, एक ही कर दो? नहीं, इससे फ्रॉड हो सकता है। जो वेयर हाउस का इंचार्ज रहेगा वही सप्लायर को भी जानता है, उससे माल ज्यादा का बिलिंग करवा लेगा, डिलीवरी लेगा कम। समझ रहे हो? जैसे पेपर पे दिखा देगा कि 10,000 का ऑर्डर किया, लेकिन सप्लायर के साथ सांठगांठ कर लिया, बोला कि खाली तुम 8,000 डिलीवरी कर देना ना, मैं दिखा दूंगा कि 2,000 पिलफरेज हो गया या डिस्ट्रॉयड हो गया कुछ भी, और बैलेंस पैसा वो लोग आपस में शेयर कर लेंगे। इसीलिए इस चोरी को हटाने के लिए अलग अलग करो। हम लोग इसको ऑडिट में बोलते हैं अकाउंटिंग कस्टोडियन चेक। मतलब जो इंसान इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कर रहा है और जो इंसान इन्वेंट्री की कस्टडी संभाल रहा है, ये अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो सेकंड कंट्रोल क्या है? वेयर हाउस एंड परचेज डिपार्टमेंट आर सेपरेट टू अवॉइड फ्रॉड। ठीक है, तो इससे फ्रॉड नहीं होगा। तीसरा हमने क्या देखा कि माल खरीदने के पहले अलग अलग सप्लायर से कोटेशन मंगाया जाता है। अरे ऐसा थोड़ा ना कि सामान चाहिए तो कहीं से भी ले लो। आज हम लोग भी शॉपिंग पे जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं? बार्गेनिंग तो चलो बात की बात है, पहले हम लोग सर्च करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुमको एक मोबाइल फोन खरीदना है, क्या करते हो तुम पहले अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग जो वेंडर्स हैं उन पे उसी मोबाइल का, अपने वाले मॉडल का दाम चेक करते हो, कौन सबसे मिनिमम पे दे रहा है। फिर तुम फिजिकल शॉप्स पे जाते हो, ठीक है, फिजिकल जो दुकानें होती है वहाँ जाते हो, वहाँ पे हैगलिंग करते हो कि वहाँ वेबसाइट पे तो इतना, आप कितने में दोगे? 3-4 दुकानें सर्च करते हो, जो कम देता है आप उससे लेते हो। तो ये कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ठीक है। हैगलिंग या बार्गेनिंग में कोई शर्म की बात नहीं है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक होता है। आपको क्या लगता है जब अमैलगमेशन मर्जर होता है तब बार्गेनिंग हैगलिंग नहीं होता? तो जब अरबों रुपए की बार्गेनिंग हो सकती है तो छोटे अमाउंट में क्यों नहीं हो सकती? तो होगी। तो जब माल खरीदना होता है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अलग अलग सप्लायर को चुनो, देखो कौन सा बढ़िया है। तो ये भी तो एक कंट्रोल अच्छा है ना, इससे पैसा बचता है, इससे कंपनी का कॉस्ट कम होता है। कोटेशन कॉलिंग। फिर इसके अलावा एक जबरदस्त कंट्रोल ये भी तो है कि सारा जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। सोचो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को अगर आपने पैसा पकड़ा दिया होता कि तुम ही खरीदो, तो परचेज मैनेजर सप्लायर से सेटिंग करता?
तो वो सिस्टम ही हटा दिया, बोला तुम खाली सप्लायर चुनो, ऑर्डर दो, पेमेंट वगैरह अकाउंट संभालेगा ताकि चोरी नहीं हो पाए। तो ये भी तो एक अच्छा कंट्रोल है। ऑल receipts and payments handled by accounts department। अगेन पर्पस क्या है? टू अवॉइड फ्रॉड। 5, जब माल आया था तो वेयरहाउस ने डायरेक्टली ले लिया था कि क्वालिटी इंस्पेक्शन किया था? क्वालिटी इंस्पेक्शन किया था। ये भी तो एक अच्छा कंट्रोल है, ताकि डिफेक्टिव पीस आप रिटर्न कर दो, उससे आपका पैसा नुकसान बचेगा, पैसा बचेगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो ये भी तो एक अच्छा सिस्टम है। 6, जब पेमेंट करना था लास्ट में बैलेंस पेमेंट, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बैठ के क्या किया? सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकंसाइल किया कि नहीं? परचेज ऑर्डर 10,000 पीस का, डेबिट नोट 200 पीस का है, गुड्स GRN 9,800 का है। तो ये जो रिकंसिलिएशन और डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है। अच्छा, एक वन स्मॉल थिंग आई टेल यू, whenever we say the word documentation, whenever we say the word documentation, it does not mean कागज। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है नोट करना। इट डज नॉट मीन कि वो पेपर पे होगा, इट कैन बी इन सिस्टम। मान लो ये सब जो परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, GRN आप देख रहे हो, ये अगर आपके ERP सॉफ्टवेयर के अंदर ही बना बनाया है या ईमेल पे है तो चलेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि देयर शुड बी अ पेपर वाला परचेज ऑर्डर और GRN। अरे बड़े बड़े कंपनी में तो सर ये सब SAP से होता है, उनका पूरा अपना बनाया हुआ ERP सॉफ्टवेयर रहता है, सब उसी से पेमेंट वगैरह सब होता है। देयर इज नो कागज पत्री। तो डॉक्यूमेंटेशन मींस कि कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। डज नॉट मीन कि द रिकॉर्ड हैज टू बी इन पेपर, द रिकॉर्ड कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन करना फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस जरूरी है कि नहीं है? आप सोच के देखो, आज इतना बड़ा परचेज हुआ, सपोज मान लो 10 लाख रुपए का परचेज था, तो 10 लाख रुपए का जो परचेज है उसका एंट्री पास होना चाहिए कि नहीं? एंट्री कौन पास करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करना है कि नहीं करना है? ये तो करना पड़ेगा ना। हु पासेस द एंट्री? जब एडवांस पेमेंट किया गया होगा तो अकाउंट्स वाले ने एंट्री मारी होगी, फिर बाद में जब बैलेंस पेमेंट किया तभी भी तो अकाउंट्स वाले ने एंट्री मारी। तो एंट्री मारना अगर आप भूल जाते हो तो उसको हम लोग अकाउंट्स की जबान में बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो उससे बचना है कि नहीं बचना है? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है ये सारा चीज। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रहना, रिकॉर्ड रहना बहुत जरूरी है। एक साल के अंदर कंपनी ने न जाने थाउजेंड्स टाइम परचेज ट्रांजैक्शन प्लेस किया होगा, 1000 टाइम्स परचेज किया होगा, मतलब ट्रांजैक्शन किया होगा परचेज का। तो यार वो सब रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि रहना चाहिए? तो मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सर क्या क्या मेंटेन होता है? बहुत कुछ है। PO है, ये GRN है, डेबिट नोट है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो ऊपर बताया था, परचेज रिक्विजिशन है, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये सब मेंटेन करना चाहिए। तो अब आप देखो, हम लोगों ने पूरा परचेज प्रोसेस समझा पहले, फिर हम लोगों ने उसमें से सारे कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए। दीज आर द कंट्रोल्स, चेक दिस। सबसे पहले कि वेयरहाउस जो है वो सारा इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल, EOQ, मिनिमम बफर स्टॉक सब मेंटेन करता है, ताकि इट इंश्योर्स कि हर बार स्टॉक अवेलेबल रहे। ये नहीं होना चाहिए कि माल प्रोडक्शन फैक्ट्री में जाने वाला और यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है। सेकंड, वेयरहाउस और परचेज को अलग किया। जिसके पास माल का कस्टडी है वेयरहाउस, उसके पास परचेज का पावर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सप्लायर के साथ सेटिंग कर सकता है। वैसे परचेज और अकाउंट्स को अलग अलग कर दिया कि जो सप्लायर के साथ बातचीत कर रहा है वो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं तो फिर सेटिंग होगा, तो उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है। ओके। कोटेशन कॉलिंग का सिस्टम। कंट्रोल का मकसद खाली यही थोड़ा ना है कि मतलब प्रोडक्शन माल आ जाए और काम हो जाए, आपको ये भी तो देखना है इट हैज टू बी एट अ चीपर कॉस्ट। तो कोटेशन कॉलिंग इंश्योर करता है कि आपको सबसे कम दाम में सबसे बढ़िया सामान मिल सके, सबसे बढ़िया सप्लायर से, और जल्दी मिल सके, लीड टाइम कम हो। रिसिट्स एंड पेमेंट सारा अकाउंट संभालेगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन होना जरूरी है माल का, और फिर मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। सो थ्रू दिस प्रोसेस वी हैव आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ कंट्रोल्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन इंटरनल कंट्रोल फ्लोचार्ट ऑन परचेजेस। तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू। मैं 2 लिंक डालूंगा इस वीडियो में, एक इंटरनल कंट्रोल और सेल्स वाला वीडियो जो पहले लिया था उसका भी लिंक, और ये जो भी डायग्राम इसका भी लिंक आई विल पुट, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।